आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण से आने वाले जो पीटी के प्रश्न है, जो जिसकी शुरुआत भारत में भूमंडलीकरण के बाद हुई 1990 के दशक से। और इसको हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है अपने आप में वो पीटी मेंस के विषय को आप अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ समझ की आवश्यकता बहुत अधिक है। और एग्ज़ाम में जो पोर्शन है, क्वेश्चन का कंटेंट है, वो इकोनॉमिक्स का बढ़ते ही जा रहा है। वो किसी ना किसी रूप में ओवरलैप करता है, ज्योग्राफी के साथ हो या पॉलिटी में, और करंट में तो वो पूरी तरह ही रहता है। तो ऐसे में जो इसके व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। और अर्थशास्त्र अगर शुरू में आप पढ़िएगा तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर उसको आप तोड़ के पढ़िएगा समझ के आधार पे तो वह समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि इस पूरे जो टॉपिक सेशन में जो है, क्वेश्चन सेशन में, मैंने इससे जुड़े हुए जो सिलेबस हैं, जो पॉकेट्स हैं, उस पर गौर किया है और देखा है कि वहाँ से बराबर प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आप भी उस विजन को पैदा कर सकते हैं, वहाँ आप चीज़ों को निकाल कर क्वेश्चन के रूप में पढ़ सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि भारत के उदारवादी काल के दौरान कौन सी समकालीन घटना संबंधित थी। पहला, सोवियत संघ का पतन। दूसरा, चीन में शियोपिंग सुधार। तीसरा, विश्व का पूंजीवाद की तरफ झुकाव। और चौथा, सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है सभी, चौथा। क्योंकि जो भारत में 1990 के दशक में आप देखिएगा कि जो सुधारवादी आर्थिक सुधार किए गए, जो कि लिबरलाइजेशन से संबंधित है, उदारवाद से संबंधित है, प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से, और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण से। तो इसमें जो समकालीन घटना है उसको भी हमें समझना है। आप जैन एंड माथुर से इसको बेहतर समझ सकते हैं, विश्व इतिहास पर ये पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है। तो पहला कि सोवियत संघ का जो पतन है वहाँ, क्योंकि आप देखिएगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक नया जो है वहाँ से शीत युद्ध, फिर नव शीत युद्ध, यानी 55-60 साल तक वो चलते गया। और वो दौर था, बहुत बुरा दौर था। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती थी। और 80 से 90 के दशक में जो है गल्फ वार शुरू हो गया, उससे जस्ट पहले 73 में ऑयल क्राइसिस भी था। तो ऐसे में पूरा देश जो है वो युद्ध की स्थिति में रहता था। और यही कारण है कि अगर मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार को देखें कि एक समय आया कि जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने जो पेरेस्ट्रोका है, उस्कुरोनी है और ग्लास्नोस्ट है, इसके माध्यम से सुधार किए, लेकिन वो विफल रहे। बाद में बोरिस येल्सिन ने भी उसको बचा नहीं पाए, वो भी बहुत कौड़ी के मूल्य पर जो है वो सरकारी कंपनी को बेच दिया उन्होंने, ऐसा आरोप भी लगा उन पर। फिर 15 राष्ट्र जो थे वो अलग हो गए, इससे सोवियत संघ रूस के रूप में परिणत हो गया। और वहाँ देखा गया कि जो लंबी श्रृंखला चली, जिसमें कि अगर थोड़ा सा आप विश्व इतिहास को इस पर पढ़े तो उसमें आपको समझ में आसानी होगी कि कैसे लेनिन के बाद ख्रुश्चेव है, फिर ब्रेजनेव है, कैसे जो है युद्ध काल में वो रहा हमेशा। और एक समय आया कि वो पूरी तरह धराशायी हो गया, चूँकि जो शासकीय व्यवस्था थी वो कम्युनिस्ट थी, बहुत ज़्यादा वो समाजवादी और कम्युनिस्ट का पकड़ था, जो कि प्रतिकूल रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। और दूसरा है कि चीन में जो शियोपिंग सुधार थे, चीन भी उसी तरह का राष्ट्र था, चूँकि 1949 के बाद से आप देखें तो वहाँ भी कम्युनिस्ट शासन था, अभी भी है। लेकिन इसमें एक नया उन्होंने एक उसमें सिस्टम लाया, जो कि खुलापन का जो है, पूंजीवाद का जो है वो उसको महत्व दिया गया। चूँकि ऐसा समय था, होता नहीं है कि कम्युनिस्ट कंट्री में पूंजीवाद पर वो बहुत ज़्यादा प्रखर रूप से खुलेपन को अपनाते हैं। लेकिन जो शियोपिंग सुधार थे उसको भी भारत ने ऑब्जर्व किया। जब हम आगे राव मनमोहन प्रारूप की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर ये हमें दिखेगा कि कैसे उस मॉडल को भी हमने अपनाया है। तीसरा है कि विश्व का पूंजीवाद की तरफ झुकाव। तो पूरा विश्व जो है उस दौर में 90 के दशक में जैसे ही सोवियत संघ टूटा तो उसके नेतृत्व वाले देश है जो और राष्ट्र है, ये एक फैशन सा हो गया कि बहुत छोटे छोटे या बड़े राष्ट्र टूट कर पूंजीवाद को अपना रहे थे। किसी न किसी रूप में विकसित जो WTO पूंजीवादी राष्ट्र धारक देश थे उसके पीछे जा रहे थे, क्योंकि उनको बड़ी मात्रा में लोन चाहिए था, एक सहायता चाहिए थी, FDI चाहिए था। और MNCs भी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी भी जो है वो डेवलप हो रहे थे। ये वो दौर था जब भारत ने अपना बहुत सारा जो है आयात का पैसा, विनिमय दर का पैसा तेल खरीदने के लिए लगा दिया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि खाड़ी युद्ध का समय था, ऑयल क्राइसिस था। 1973 के बाद 91 में जो है डुअल जो है हमें
ऑयल क्राइसिस आया, सामना किया। स्थिति ऐसी थी कि कुछ महीने के लिए हमारे आयात का पैसा बाकी था। ऐसे में बाध्य होकर भारत ने इसे अपनाया और WTO को साइन किया। इसी समय हमने बहुत बड़े बड़े सुधार किए जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड स्टेबलाइजेशन से सुधार हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 में हमने शुरू किया, 95 में WTO को साइन किया। तो ऑफिशियली हमने 24 जुलाई 1991 को, बहुत से किताबों में 23 जुलाई है लेकिन अधिकतर किताब में 24 जुलाई 1991 को भारत ने इसे ऑफिशियली एडॉप्ट किया। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सभी। इसका दूसरा प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार की दिशा में कौन सा कदम प्रमुख नहीं था। तो पहला आयात शुल्क में वृद्धि, दूसरा औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति, तीसरा बाजारोन्मुखी विनिमय दर और चौथा सब्सिडी में कमी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आयात शुल्क में वृद्धि सही है, क्योंकि आर्थिक सुधार की दिशा में जब भूमंडलीकरण को हमने अपनाया, उदारीकरण को हमने अपनाया, तो आयात शुल्क में हमने वृद्धि नहीं की, उसमें कमी की। क्योंकि जो आयात शुल्क 300% हुआ करता था वो अभी वर्तमान में 10, 5, 15 इस प्रतिशत पर आ गया है। तो इससे होता क्या था कि जो MNCs कंपनी थे उसके उत्पाद को भारत में आने का मौका मिला, वो कंपनियां भी उसके बाद भारत में आई। तो इस दिशा में एक प्रकार से एक मॉडल था जिसमें कि आयात शुल्क में कमी करनी होती थी WTO के मानक के अनुसार, और हमने वैसा किया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि आयात शुल्क में वृद्धि है गलत है। औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति जो है हमने ये की, ये प्रथा अपनाई। फिर बाजार उन्मुखी विनिमय दर अपनाया हमने। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मशीनरी है, जो प्रशासित मूल्य जो दर है, उसमें भी कमी की, यानी हमें वो मार्केट पर छोड़ दिया। और अगर आप देखें तो आज भी ये प्रक्रिया जारी है। आज भी ये जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है इसी दिशा में है कि हम औद्योगिक लाइसेंस पर ढील दे रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उसको प्रमोट कर रहे हैं, मंच प्रदान कर रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेशन बाजार उन्मुखी विनिमय दर की ओर हम जा रहे हैं। हर चीज़ हम बाजार दर पर छोड़ रहे हैं। अभी जैसा कि आप जो नया किसान बिल है इसमें भी इस प्रकार की बातें भीतर में छुपी हुई हैं, और सब्सिडी में भी हम कमी कर रहे हैं। तो ये इस दिशा में एक कार्यक्रम है। चूँकि जो भूमंडलीकरण है, जो इस प्रकार के जो आर्थिक सुधार हैं, उसको हम पूंजीवाद का पर्याय नहीं मान सकेंगे। ये एक प्रकार से परंपरागत जो व्यवस्था था उसका प्रतिस्थापन था। क्योंकि भारत इस दिशा में एक अनोखा अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ सभी दृष्टिकोण और सभी जो पहलू हैं उसको समाहित किए हुए आगे जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र है। तो एक भारत में इस प्रकार में हम अनोखापन देखते हैं। और तो इसका जो पहला ऑप्शन है आयात शुल्क में वृद्धि गलत है, यानी वो सही है इस हिसाब से उसके उत्तर में। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमंडलीकरण किस पंचवर्षीय योजना के समय आया था। तो पहला छठी योजना, दूसरा सप्तमी, तीसरा 8वीं और 9वां 10वीं। तो इसका जो सही उत्तर है सप्तमी, क्योंकि जो सप्तमी का समय था 7th प्लान का 1985 से 90, इसी बीच जो है ये फैसले किए गए और थोड़ी सी राजनीतिक अस्थिरता का भी कुछ समय के लिए दौर रहा। इस समय जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, और जस्ट उससे पहले चंद्रशेखर जो है, बहुत सारे आरोपों का दौर चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोटालों का भी ये दौर रहा, जो सेंट किट्स का मामला हो या आपको कैंप डेविड जो है उसका मामला हो। तो ऐसे में जो 7th प्लान था, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में ये दौर चला, और जस्ट इसके बाद जो है भूमंडलीकरण, यानी जैसा मैंने बताया कि 24 जुलाई 1991 को साइन हुआ। अब देखिए कि जो 90 से 92 वहाँ एक वार्षिक प्लान लाया गया है, एनुअल प्लान है। और फिर जो है आप वहाँ हम शुरू करते हैं, जो 8वां है वो 92 से 97 तक शुरू होता है। तो उस 2 साल के बीच के गैप को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है वहाँ, चूँकि हमारे पास खाड़ी युद्ध का समय था, जैसे मैंने बताया, ऑयल क्राइसिस का समय था, हमारे पास जो है बजट की कमी थी। तो हमने वार्षिक प्लान को अपनाया, चूँकि जब भी अगर आपके पास हाथ में बहुत पैसा है तो आप आगे का सोचते हैं कि 5 साल का बजट बनाए, 10 साल का। लेकिन अगर हाथ में पैसा नहीं हो तो आपको होता है कि हम एक दिन के लिए दाल खरीदें, जाके 100 ग्राम सरसों तेल खरीदें, या जाके हम
एक पाव जो है सब्जी लेके आए, तो अगर पैसा कम रहने से ऐसा होता है, तो जस्ट उसका व्यवहार में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में भी वही होता है। यही कारण था कि 90 से 92 जो है 1990 से 92 हमें एनुअल प्लान को अपनाया था। तो इसकी पृष्ठभूमि को समझना बड़ा आवश्यक है। बड़ा ये इसका इतिहास रोचक है। अगर इसको आप इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ें, जो एक टेक्स्ट बुक है जो कि मैं बराबर रिवीजन करता हूँ, जैन एंड माथुर की जो पुस्तक है विश्व इतिहास पर, उसमें बहुत अच्छी तरह इसका इंटरप्रिटेशन जो है ग्लोबलाइजेशन का दिया गया है, जो कि विश्व और भारत के संदर्भ में है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सप्तमी योजना सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की प्रमुख दशा नहीं है? तो पहला अतिवादी युग, दूसरा सूचना का युग, तीसरा खोज एवं अन्वेषण का युग और चौथा बंद अर्थव्यवस्था का युग। तो ये प्रश्न भी बड़ा हाइपोथेटिकल है, समझना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा बंद अर्थव्यवस्था का युग, क्योंकि बात बहुत सरल है अगर आप इसे समझें। ये कौन सा है जो वैश्वीकरण की प्रमुख दशा नहीं है? अब अतिवादी जो युग है, जो रेडिकल एज है, आप इसको अगर रूस से देखें कि 1917 जो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो 1970 तक जो एकाधिकार डिक्टेटरशिप का दौर था है, वो लेनिन है। फिर उसके बाद आप उसमें आप देखिएगा कि उस समय उसके बाद आपको बर्लिन की दीवार भी जो है गिराई जा रही है, और इसमें आपको मेनली जो है बोल्शेविक जो है इसका लीडरशिप कर रहा है अतिवादी युग का। तो इस समय बहुत से सुधार भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो सरकारी नियंत्रण कड़ा हुआ है। इस युग के अगर आप इतिहास को पढ़ें, इस टर्म्स को पढ़ें जो रेडिकल एज है, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो दशा है वहाँ ये आपको इससे आप पूरा करेंगे।